हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम नीट के सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं और टॉपिक है हमारे पास रोटेशनल मोशन। इसे हम कई सारे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट सेज दैट अ रोप इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका मास दे रखा है बच्चों यहाँ पे और रेडियस भी दे रखा है। ठीक है, ये एम का टर्म है और ये आपके आर का टर्म है। अज्यूम कर लेते हैं इस तरह से कि आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसका सिर्फ हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है ना। इसका क्रॉस सेक्शन अगर अपन चेक करेंगे ना टॉप से तो अपन को कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये उसके पास कुछ रेडियस है आर का टर्म और यहाँ इसके पास एम का टर्म है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? आपसे अल्फा का टर्म पूछा गया है बच्चों, मतलब कहीं ना कहीं ये टॉर्क के बारे में बात करेगा। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन? तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो रोप है आपका, ये जो ब्राउन सेगमेंट में दिखाई दे रहा है ना बच्चों यहाँ पे, इसको अगर अपन किसी फोर्स F जो कि 30 न्यूटन का है उससे पुल करना शुरू करें। ठीक है, फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो देखो ये फोर्स है आपके पास और ये रेडियस है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, विच मीन्स आपको यहाँ पे टॉर्क मिलेगा। ठीक है, टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज एंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज एज पर रोटेशनल मोशन, ये होता है I इंटू अल्फा। और इसको जनरली अपन टॉर्क को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले वेक्टर में लिख के देता हूँ मैं आप लोगों को, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर लिखते हैं। और इन जनरल यू कैन राइट टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द रीज़न बिहाइंड दिस इज, आपको यहाँ पे 90 डिग्री समझ में आ रहा होगा। सो व्हाट यू कैन से कि इसको और इसको आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, सीधा सीधा इक्वेट कर सकते हो। पेपर में आएगा तो आपको सीधा लिखना है आई इंटू अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, ये आर इंटू एफ। राइट, कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी और बाकी सब चीज़ आपको वो लोग गिवन दे देंगे। अगर ये सिलेंडर हॉलो कैटेगरी का है विच मीन्स ये रिंग से मिल करके बना होगा और रिंग का इनर्शिया इस पर्टिकुलर एक्सिस पे इस तरह रोटेट करते वक्त कितना होता है वो हम सभी जानते हैं। द इनर्शिया फॉर रिंग विच विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द हॉलो सिलेंडर उस पर्टिकुलर एक्सिस पे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे एक आर का टर्म है और एफ का टर्म है। ठीक है, मैं इसे अगर कैंसिल करता हूँ तो मुझे अल्फा मिल गया है, वो हो जाएगा एफ डिवाइड बाय एम इंटू आर। बस आप वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। पेपर में यहीं से सॉल्व करना है बच्चों सीधा। फोर्स दिया हुआ है वो है 30, मास का टर्म है 3 और ये 40 सेंटीमीटर है, मतलब ये 40 डिवाइड बाय करके आएगा तो ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे ऐसा 100 लिख लेता हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर लेते हैं अपन, तो आंसर मिल जाएगा हमें 25। ठीक है, ये कैंसिल होगा तो अल्फा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है, विच मीन्स यू नीड टू राइट इट एज रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा अपना बी मार्क करेंगे, ये नहीं करना। ठीक है, हमसे अल्फा पूछा गया है। राइट, तो चलो आगे पढ़ते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास दो डिस्क हैं हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोटेटिंग जो एक्सिस है इनके पास वो रेगुलर एक्सिस जो सेंटर से पास होती है और परपेंडिकुलर है किसके, डिस्क के प्लेन के। विच मीन्स दो अलग अलग डिस्क के पास जो इनर्शिया है I1 और मैं यहाँ लिखता हूँ I2 जिसको आप I से बुलाएंगे, and they are having different angular velocities which is written as omega 1 और omega 2। फिर कहते हैं they are brought in contact, ये contact पे लाने वाले क्वेश्चन है एंड एक्सिस ऑफ कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को। फिर पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो एनर्जी कहलाएगी वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो रोटेशन वाली। तो उसको आप क्या बोलोगे, 1/2 मास की जगह पे आई का टर्म आएगा और वेलोसिटी की जगह पे जैसे हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ते हो ना आप लोग, तो हो जाएगा 1/2 आई और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। पहले प्रॉब्लम समझते हैं वो क्या कह रहा है। मान लो आपके पास दो बॉडीज़ हैं, इनके पास इनर्शिया आई के पास, इसके पास भी आई रहने वाला है और सेकेंड बॉडी के पास भी आई रहने वाला है। इसका इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी था बच्चों वो ओमेगा 1 था और इसके पास क्या वेलोसिटी था इनिशियल, उसका नाम था ओमेगा 2। ठीक है, when you brought these two in contact the angular velocity becomes omega। तो सबसे पहले तो आपको इसका मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्व करके अपन को पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। वो हो जाता है जितना भी मोमेंटम इनिशियल में था उतना क्या हो जाएगा मोमेंटम फाइनल में। जैसे आप पढ़ते हो ना नेट इनिशियल मोमेंटम किसी भी कोलिजन के टॉपिक में, वही चीज़ यहाँ पे लग रही है, बस एंगल पे बात हो रही है यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम का स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम फार्मूला होता है बच्चों आई इंटू ओमेगा।
तो इनिशियली ना ये दोनों सेपरेटेड अलग अलग बॉडीज़ थे, तो आपको अलग अलग लेकर पढ़ना होगा, विच मीन्स फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा आई इंटू ओमेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आई इंटू ओमेगा 2, और बाद में आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब कॉन्टैक्ट पे ला दिया, विच मीन्स ये दोनों के दोनों इनर्शिया क्या होंगे, एडअप हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू इनर्शिया, बट ये एक नया एंगुलर वेलोसिटी जो कॉमन कैटेगरी में आ जाएगा वो मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है यहाँ पे कि आई के टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं अपन इसको अलग करके, तो आपके पास जो ओमेगा का टर्म मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करके मुझे एक नया ओमेगा मेंशन करने में मिल रहा है। अब इस ओमेगा से अपन कितनी और स्टडी करेंगे वो ध्यान रखते हैं। रही बात आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉसेस की, तो कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि रोटेशनल एनर्जी में ही क्या हो रहा होगा बच्चों, लॉस हो रहा होगा। लॉस का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा के निकालना है आपको, और उस डेल्टा के में इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस होगी। ये मत करना कभी कि डेल्टा लिखा है तो आप हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, आपको इनिशियल माइनस फाइनल करना होगा। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो इन दोनों का अलग अलग लिखना है आपको बस। तो यहाँ आंसर मिल जाएगा मुझे डेल्टा के, ठीक है, जो लॉस हो रहा है ना, मेंशन कर देता हूँ, जो लॉस में अपन को बात करनी है। इस लॉस के हिसाब से जो फर्स्ट है ना अपने पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो रोटेशन वाली है, जो फर्स्ट बॉडी की कितनी हो जाएगी उसको लिखोगे आप इस तरह से 1/2, ये हो जाएगा आई और ओमेगा 1 का स्क्वायर। फिर सेकंड वाले कितना हो जाएगा 1/2, आई उसके पास भी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर, है ना। हाफ एम वी स्क्वायर के पैटर्न को मैंने एनालॉगस के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब आप करोगे, ये तो हो गया इनिशियल का टर्म, और माइनस यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल के पैटर्न पे अगर लिख रहे हैं अपन तो क्या बोलेंगे 1/2, ठीक है। इनर्शिया कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई, और यहाँ पर आएगा बच्चों आपका ओमेगा का स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म आने वाली है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, और उसका क्या कर लेंगे अपन लोग होल स्क्वायर कर लेंगे। इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है आपको, आपका सीधा आंसर मिल जाएगा। यहाँ ये कुछ कैंसिलेशन पे जा रहा है, ये 1/4 है, और यहाँ पे i/2 बाहर निकल कर आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसा तरह सॉल्व करूँगा तो i/4 पूरा अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ये 1/4 निकालेंगे ना तो ऊपर 2 आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। और नेगेटिव डाल के इसको ओपन करके लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर, और फिर से प्लस होगा ये 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 और ओमेगा क्या हो जाएगा 2। व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दीज टू एक्सप्रेशंस, तो यहाँ देखो उसको अगर नेगेटिव करूँगा तो इस तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे अगली लाइन में। तो ये 2 ओमेगा 1 है और एक ओमेगा 1 का स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मिल जाएगा i/4, ठीक है। और अंदर बच रहा है ओमेगा 1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी एक बच जाएगा 2 में से, तो हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का टर्म आ रहा है। इसको और भी अच्छे से लिख लेते हैं अपन, ये पूरा एक का पूरा एक एक्सप्रेशन ही तो है। ये क्या हो जाएगा i/4, मतलब अपन लॉस देख रहे हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन क्या बनता दिख रहा है, ये अपने पास i/4 वाला ऑप्शन है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको इस तरह क्वेश्चन में ना लॉस लिखने का एक और फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल ही शॉर्टकट में कहलाता है, मैं वो यहाँ लिख के देता हूँ। अगर पेपर में इस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाएँ तो क्या करना है, आपको याद करना है कि जब भी दो रोटेटिंग बॉडी को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो उन दोनों के पास इनिशियली अलग अलग इनर्शिया होगा। तो आपको ऐसा याद करना है कि हाफ लिखना है, ये करना है फर्स्ट वाला इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाला इनर्शिया सेकंड बॉडी का, नीचे आप दोनों को ऐड कर देंगे i1 प्लस i2, ठीक है। और ये हो जाएगा दोनों के इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पर भी यही चीज़ मिल जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए अपन को, 1/2 मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, i1 इंटू i2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा बच्चों। और यहाँ तो मिल रहा है अपन को ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर, और फिर से आपको यही फॉर्मूला बनता दिख रहा है। तो चाहो तो आप इसको शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर सकते हो, और पूरा एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप करना है तो वो तो मैंने आपको लिख कर दे दिया है। लॉस वाले क्वेश्चन आपको इस तरह ही करने हैं, देयर इज नो अदर मेथड टू अप्रोच देम। सबसे पहले आपको ओमेगा निकालना होता है, वो यूजुअली इस पैटर्न में मिल जाता है, तुरंत अपन को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ लिखी हुई है एंगुलर मोमेंटम विच इज़ जस्ट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज किसी भी कैटेगरी का कंजर्वेशन पढ़ाएगा टीचर तो वहाँ पर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व ही रहता है। उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे ओमेगा फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बच्चों। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट। तो फर्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ये पॉइंट तो गलत ही है।
क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका जो नेट टॉर्क लग रहा होता है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज जीरो। और यहाँ तो अपन मास को अज्यूम करते हैं, विच मीन्स फर्स्ट क्या है, गलत है। सेंटर ऑफ मास इज जस्ट द इमेजिनरी पॉइंट वेर वी अज्यूम दैट ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और वो तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज जीरो। बिल्कुल गलत है ये तो। ये यहाँ से यहाँ तक का डेफिनेशन बताया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और लिखा है यहाँ पे देखो बच्चों मास। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली बात है। दिस इज अ डेफिनेशन यूज फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नॉट फॉर सेंटर ऑफ मास। ओके, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो बिल्कुल ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, बिकॉज हम हमेशा क्या सोचते हैं कि ये आपके पास मान लो अगर बॉडी कोई हो गई और एक फोर्स यहाँ से लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ से लग रहा होगा, सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने लग जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था बच्चों कि एक फोर्स यहाँ से लग रहा है और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की लाइन से लग रहे हैं, तो क्या बोलोगे उस केस में? उस केस में तो क्या होगा, ये रोटेट भी नहीं करेगा, कहीं मूव भी नहीं करेगा, विच मीन्स ये दोनों के दोनों केसेस मैंडेटरी थोड़े ना होते हैं कपल के लैंग्वेज में। तो बस ये पॉइंट यहाँ से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो 1 2 3 तीनों के तीनों गलत हो रहे हैं पॉइंट। फिर कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो ऑब्वियस ही बात है, जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं मैकेनिकल एडवांटेज किसी मशीन या लिफ्ट या पुली वाले क्वेश्चंस में, जैसे फिशरी वाले क्वेश्चन थे हमारे पास, पुली थी, मंकी, जितने क्वेश्चंस पढ़े थे उन सब में क्या होता है, 1 होता है। इसको एक एग्जांपल से लेके पढ़ लेते हैं। ये एक सिंपल फुलक्रम सिस्टम है, आप थोड़ा बहुत यहाँ फोर्स लगाते हो और यहाँ आपका लोड क्या होगा, ऐसे लिफ्ट अप हो जाएगा। तो हम हमेशा ये टेंडेंसी करते हैं कि कम से कम इनपुट दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपन को आउटपुट मिल जाए, ये लॉजिक होता है बच्चों। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है कि कितना आपने लोड को लिफ्ट करा, लोड इज़ लिफ्टेड, और कितना आपने इनपुट में एफर्ट लगाया था, तो नीचे हो जाता है एफर्ट। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट, और यहाँ कितना आपने उसके कंपेयर्ड में इनपुट लगाया था जो कि फोर्स में काउंट होने वाला है। तो ऑब्वियसली बच्चों ये टर्म क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर ज़्यादा है 1 से, तभी तो मैकेनिकल एडवांटेज वाली मशीन कहलाएगी। ये वाला केस अपन खुद यूज़ थोड़ी ना करेंगे कि ज़्यादा अपन एफर्ट लगा रहे हैं और वो लोड उतनी मतलब लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस भी नहीं और लॉजिक भी नहीं बनता कहीं से। तो सिर्फ आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, और ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। तो इसको मैं अलग से बना के लिख देता हूँ, है ना, स्टार लगा के, कि ओनली 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, सेंटेंस 4 इज करेक्ट। सो बेसिकली इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो कैंसिल्ड फॉर्म में चले जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं उसके मार्किंग्स बढ़ा के दे दी जाती हैं एज पर नीट पैटर्न्स। ओके, तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज वाला टॉपिक सही बन रहा है। सेकंड वाले में सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है ये तो, और ये दोनों के भी कोइंसाइड करते नहीं है, तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन से हम जब पढ़ते हैं रोटेशन चैप्टर तब बताया जाता है। और कपल के बारे में बात करेंगे तो कपल ऑफ फोर्सेस आर बेसिकली 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल बी गोइंग टू प्रोड्यूस बोथ द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी ऑलवेज, है ना। ये रोटेशन कर सकता है वो तो, ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। तो ये सारे ऑप्शन गलत जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर करेक्ट है। राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। इन क्वेश्चन 4 देयर आर 2 रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी, और इनके मासेस दिए हुए हैं बच्चों m और 2m के फॉर्म में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA और IB है, इनर्शिया B का ज़्यादा है ऑब्वियसली मास के हिसाब से। और फिर कहता है अपन से देयर आर काइनेटिक एनर्जीज हैविंग इक्वल, है ना, हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो ऑप्शन का आंसर में ऐसा करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट वाले का है ना, A का, वो किसके बराबर है बच्चों, आपके पास B के, है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, और एंगुलर मोमेंटम LA और LB के बारे में आप लोगों को एक्सप्रेशन बताने हैं। So there can be 2 methods of solving this particular problem. The first method can be writing the kinetic energies in terms of 1/2 inertia of A omega A square equals to 1/2। आप लिखोगे यहाँ पे inertia of B और ये हो जाएगा ओमेगा B स्क्वायर। लेकिन इसका एक और पैटर्न हो सकता है, जो आप काइनेटिक एनर्जी जब लीनियर पढ़ते हो तो उसके सॉल्व करते हो द एक्सप्रेशन और डायरेक्ट एक्सप्रेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जीज एंड एंगुलर मोमेंटम, और आई एडवाइस यू पीपल कि आप इसको इस्तेमाल करें। तो काइनेटिक एनर्जी जनरली होता है लीनियर वाला, वो होता है p²/2m, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल वाला हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों L² डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाय, है ना, 2/I। ठीक है, IA और IB के टर्म में अपन लोग इसको आगे बढ़ के आगे चल के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ना इस पैटर्न पे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो ए के लिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, रोटेशन की बात हो रही है, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए दैट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम फॉर बी उसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू बी। 2 से 2 को कैंसिल कर दो और आंसर अपन इस तरह लिख सकते हैं एल ए डिवाइड बाय एल ऑफ बी, है ना, इधर आ जाएगा ये और ये टर्म रूट में चली जाएंगी, ये हो जाएगा आपके पास आई ऑफ ए डिवाइड बाय आई ऑफ बी एंड एवरीबडी नो दैट आई ऑफ b इज ग्रेटर देन आई ऑफ ए। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे आई ऑफ b इज ग्रेटर देन आई ऑफ ए, विच मीन्स इन दोनों में अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह मिलने वाला है बच्चों, एल ए डिवाइड बाय एल बी, ये लेस देन 1 के फॉर्म में मिलने वाला है। इसका एक ही मतलब बनता है कि आप ऐसा बोलोगे कि एल ऑफ बी है ना वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है किसके, एल ऑफ ए के, या ऐसा बोल सकते हैं एल ऑफ ए इज लेस देन एल ऑफ बी। तो जो भी अपने ऑप्शन बन रहा होगा वो अपन इसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल था, आपको पहले काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करनी है, उसमें ये लिखना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा यहीं पे आंसर की क्या मिलने वाला है बच्चों, इसको देखते साथ ही। अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा मतलब 1 से कम आने वाली वैल्यू, और यहाँ पे एल ऑफ बी ग्रेटर मिल जाएगा एल ऑफ ए से, तो मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मार्क करूँगा और ये अपना आंसर होगा। यहाँ 2 देखकर मास की वैल्यूज़ में 2m के टर्म्स को देख करके आप ऐसा कुछ मत सॉल्व कर देना, ये सारी ऑप्शंस गलत है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 देखते हैं। इट सेज दैट हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, मास m और रेडियस r का, रोटेट कर रहा है अपने डायमीटर पे, है ना। तो स्फीयर है सिंपल सा, जिसको डायमीटर के क्रॉस कहीं पर भी चेक करेंगे उसका इनर्शिया सेम ही होता है। फिर आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके पास मास और रेडियस बराबर है और रोटेट करता है वो अपने ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, स्पीड ट्वाइस एज दैट ऑफ द स्फीयर। इसके पास स्पीड कैसी होगी, ट्वाइस होगी, तो ऑब्वियसली ये एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है। ओके, तो पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या है बच्चों, एक स्फीयर है इस तरह से, ठीक है, एंड द स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो उसको अपन कहीं पे भी सॉल्व करेंगे तो डायमीटर के अक्रॉस ही कहलाएगा वो। रोटेशन का स्पीड इसको ओमेगा कर लेते हैं, यहाँ पे इसके पास मास m है और रेडियस r है, तो इनर्शिया है ना क्या हो जाएगा स्फीयर का, वो सब जानते हैं, ये होता है 2/5 और ये होता है mr², राइट। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास बच्चों एक देखो सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर का एक बेसिक सा फंडामेंटल है कि सॉलिड सिलेंडर कई सारे ऐसे डिस्क से मिलकर बना होगा, मतलब ये कंप्लीट है, ठीक है, और इसका अगर ज्योमेट्रिकल एक्सिस को रोटेट कराएंगे ना तो यहाँ क्वेश्चन कहता है स्पीड कैसी है इसके पास, ट्वाइस। ये वर्ड मत भूलना वरना गड़बड़ कर दोगे आप लोग। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे कितना आएगा बच्चों, 2 ओमेगा, और इसका आंसर जो होता है इनर्शिया किसका, सिलेंडर का, सॉलिड वाले का, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है आपके किसी डिस्क को अगर अपन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से रोटेट कराएं, तो वो जनरली होता है हमारे पास 1/2 और उसको लिखते हैं अपन mr²। क्वेश्चन कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। तो स्फीयर लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, सिलेंडर। सो आई विल बी राइटिंग एग्जैक्टली सेम। काइनेटिक एनर्जी को इससे बोल रहा है ये के की जगह पे, काइनेटिक एनर्जी सबसे न्यूमरेटर में अपन को लिखना है स्फीयर, और यहाँ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो उसके जनरल फॉर्मूले कितने क्या होते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और मैं लिख सकता हूँ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देते हैं अपन, ये भी कितना हो जाएगा 1/2 आई, और ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, कंबाइन करके। इसको ओमेगा i1 कर लो और इसको i1 बोलो और इसको i2 कह सकते हो, तो मैं भी यहाँ पे i1 और इसको i2 बोल देता हूँ। तो सीधा आंसर मिल सकता है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। आंसर है आप लोगों का बच्चों, ये हो जाएगा 2/5, है ना, 2/5, मास m है, रेडियस हो जाएगा r, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल डिवाइड बाय, इसकी जगह पे हो जाएगा बच्चों इनर्शिया, ये i2 लिखा हुआ था यहाँ पे, i/2 नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 mr², और मैं यहाँ लिख सकता हूँ उसको 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। बहुत चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 ऊपर जाके कितना आएगा 4, तो हो जाएगा आंसर 4/5, और ओमेगा भी कैंसिल हो रहा है बच्चे यहाँ पे, और 1/4 बच रहा है, विच मीन्स द आंसर शुड बी, है ना, ये आंसर होना चाहिए 1:5, और बच्चों यही आप लोगों का आंसर है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, ये हो गया आपके पास स्फीयर, तो 1/5 ये आंसर मिल रहा है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको सिर्फ इनर्शिया पता होना चाहिए था इन दोनों का, ठीक है, इनर्शिया पता होना चाहिए था, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला ये क्या होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट। चलो आगे देखते हैं।
प्रॉब्लम 6 देखते हैं। इट सेज दैट अ लाइट रॉड जिसके पास लेंथ एल है और यहाँ पे दो मासेस है हमारे पास m1 और m2 है ना, दोनों एंड्स पे रख दिए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों आप लोगों को किसी ऐसी एक्सिस से जो पास होके जा रही हो आपके किससे, सेंटर ऑफ मास से। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है कि आपके पास एक लाइट रॉड है ना, इस तरह से, ठीक है। इस लाइट रॉड का जो टोटल लेंथ है वो एल दिया हुआ है ना, और दोनों एंड पे दो अलग अलग मास रख दिए m1 और क्या हो जाएगा बच्चों m2। डिपेंडिंग अपॉन दिस m1 एंड m2 क्या मिल रहा होगा हमको, किसी एक जगह पे बच्चों आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास। उसका लोकेशन एक साइड से होता है r1 और एक साइड से कितना होता है r2। आप अलग अलग इन दोनों को भी जानते हो कि r1 r2 कैसे फाइंड करते हैं। एक ऐसी एक्सिस यहाँ से पास की जाए है ना, इस तरह से, उस पर इनर्शिया आई बोल देंगे, उसको रोटेट करा के देखना है। सो ये हो गया मास m1, डिस्टेंस कितना हो गया r1, और यहाँ मास कितना हो जाएगा m2, डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा r2। तो आपको ऐसा कुछ बोलना है कि जो नेट इनर्शिया है ना, इनर्शिया नेट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल बी इनर्शिया ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस इनर्शिया ऑफ द सेकेंड बॉडी, राइट। सो आई विल बी राइटिंग लाइक दिस, ये हो जाएगा फर्स्ट बॉडी और हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m2 और r2 स्क्वायर। बहुत ज़्यादा ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपन को। r1 r2 अपन लिख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फटाफट इसको, m1 का टर्म है और ये r1 है, ठीक है। इस r1 को अगर r1 यहाँ से बताया जा रहा है सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस है, तो हाउ डू वी राइट इट। सो इसका पैटर्न होता है लिखने का है, अगर अपन को r1 चाहिए तो हम हमेशा जहाँ से देख रहे होते हैं, देखो यहाँ पे r1 चाहिए अपन को, m1 से किसका डिस्टेंस है, r1 है, तो ऑपोजिट वाला मास लेते हैं हमेशा। तो हो जाएगा ऑपोजिट वाला मास डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है, m1 प्लस m2 इनटू द टोटल डिस्टेंस। ये होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास का लोकेशन करने का पैटर्न। अब क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ क्या करना है, स्क्वायर लगाना है अपन को, प्लस सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा m2, और देखो r2 चाहिए अपन को। r2 का मतलब है सेकंड वाले मास से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो r2 जब देखते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर बैठ के अपन स्टडी करते हैं r2 की। तो सामने वाला मास क्या हो जाएगा इसके लिए मास हो जाएगा m1 डिवाइड बाय टोटल मास। ये एक शॉर्टकट पैटर्न है जो आप याद करते हैं और डेरिवेशन भी करवाए जाते हैं इसके, इंटू नेट लेंथ और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो आंसर मिल गया बच्चों आप लोगों को, आई का टर्म है। यहाँ देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये m2 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे और l का भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी m1 का स्क्वायर हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप ना m1 m2 दोनों के पास ज़्यादा है, m1 m2 दो m2 हो गए और यहाँ पे m1 के दो टर्म मिलेंगे। तो m1 m2 दोनों के पास ज़्यादा है और नीचे क्या मिल जाएंगे अपन को, m1 प्लस m2, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक l का स्क्वायर ही बाहर आएगा और अंदर खाली बचेगा m1 प्लस क्या है बच्चों m2। इससे ये चला जाएगा और यही आपका आंसर है बच्चों, विच मीन्स द नेट इनर्शिया इज m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और इसके आगे मैं क्या करूँगा, एक l का टर्म लगा दूंगा, ठीक है, l का स्क्वायर का एज पर दिस। तो सीधा आंसर अपन को मिल जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मुझे ऑप्शन 1 समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बेसिक था। आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना आना चाहिए। जैसे मान लो मैं r1 लिखूंगा ना, तो क्या करूँगा, r1 कहाँ से देख रहा हूँ मैं, 1 से देख रहा हूँ। तो 1 का मतलब ये है कि आप सामने वाला मास रखेंगे, विच मीन्स m2 डिवाइड बाय व्हाट इज द टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 एंड द टोटल डिस्टेंस, दैट्स ऑल। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे r2 को भी लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, सामने वाला मास डिवाइड बाय टोटल मास इंटू l। नथिंग टू वरी, दैट इज द स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 में एक डिस्क है और एक स्फीयर है, इनके रेडियस सेम दे दिए हैं और कहता है डिफरेंट मासेस हैं, मतलब m1 का टर्म m2 के बराबर नहीं होगा। दे रोल ऑफ फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, और इनका एल्टीट्यूड प्लेन का जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एल्टीट्यूड और लेंथ दोनों सेम है, विच मीन्स एक कंबाइंड, मगर मैं यहाँ पे h बोल दूँ हाइट एल्टीट्यूड, और इस प्लेन का जो लेंथ हो जाए उसको अपन l कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा। यहाँ पर आपके पास दो बॉडीज़ हैं, पहली कौन सी है डिस्क और दूसरी कौन सी है स्फीयर। तो मैं इसमें बेसिकली पूछा ये गया है कि विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स डाउन द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, मतलब आपको T1 निकालना है और T2 निकालना है, या उनको कंपेयर कर देना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा कम होगा, उसके हिसाब से अपन आंसर कर देंगे। सो ऑब्वियस ही बात है, ये इनके ज्योमेट्रिकल एक्सिस से क्या हो रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। एक बार आपके पास डिस्क होगी तो सेकंड कैटेगरी में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्फीयर हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा सेकंड। सो I1 I2 के टर्म भी अपन को चेक करने हैं, हमें K1 K2 के टर्म भी पता होने चाहिए, है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन, है ना।
सो उसी के हिसाब से अगर अपन बात करें कि कोई बॉडी को अगर एल डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल करने में क्या लगता है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत काम का होता है। टाइम पीरियड किसी फ्री फॉल के लिए हो जाता है बच्चों 2 इंटू जितनी भी हाइट होती है 2h/g, है ना। सिमिलरली वही टाइम पीरियड जब कभी आप इस पैटर्न पे आते हैं, किसी इंक्लाइन प्लेन पे आते हैं, तो इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ होगी वो हो जाएगा 2l डिवाइड बाय ग्रेविटी की जगह पे हो जाएगा एक्सेलरेशन की नेट वैल्यू, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा और उसके हिसाब से आपका जो नेट एक्सप्रेशन होता है एक्सेलरेशन का वो कुछ इस तरह लिखा जाता है बच्चों, एक्सेलरेशन नेट बेस्ड अप इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या होता है, ये होता है बच्चों g sin थीटा डिवाइड बाय, हमें रूट में लिखना होता है 1 + k² डिवाइड बाय r²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप यहाँ पे रखोगे तो टाइम पीरियड इस तरह मिलने लग जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये 2l लिखा है बच्चों, इसकी जगह पे हो जाएगा डिनोमिनेटर में g sin थीटा और ऊपर के टर्म आ जाएंगे वो हो जाएंगे 1 + k² बाय r²। जो बच्चा थ्योरेटिकली थोड़ा शार्प है वो बात जानता है कि जो टाइम पीरियड होता है प्योर रोलिंग के केस में वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो जाता है 1 + k² बाय r²। अगर अपन इतना जानते हैं तो अपन क्वेश्चन आगे कर ले जाएंगे। ये स्टेप यहाँ से लिखे गए हैं, इसके पहले यहाँ लिखा जाता है, नेट एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन डेरिवेशन करवाए जाते हैं। तो फर्स्ट केस आपका क्या हो जाएगा डिस्क और सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका स्फीयर। तो मैं डिस्क और स्फीयर के पहले के टर्म फाइंड करता हूँ, उसको यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, अपने आंसर मिल जाएंगे। तो अगर अपन बात करें जैसे कि डिस्क के लिए लिखना है मुझे, है ना, तो डिस्क का जो इनर्शिया होता है ना बच्चों इस एक्सिस पे, वो इनर्शिया डिस्क के हिसाब से जाएगा, वो जाता है 1/2 mr², ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे। और उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, m² के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे k² बाय r² कितना आ गया, 1/2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्फीयर के लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे इनर्शिया I2 लिखना पड़ेगा, ये हो गया I1। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इट इज़ ऑलवेज 2/5 और mr², है ना, ये मालूम है। और इसके लिए क्या कर देंगे अपन, mk², यहाँ पर k1 k2 कर लो, कन्वीनियंट रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, k² बाय r² विल बी 2/5 और वही टर्म यहाँ पे रखना है अपन को। मैं लिखता हूँ यहाँ पे T1 डिवाइड बाय T2 विच मीन्स द टाइम पीरियड फॉर अ डिस्क पढ़ाया जा रहा है और टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्फीयर। एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना है बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन से सीधा मिल जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पे मैं करके दे रहा हूँ। तो T1/T2 है ना, T1 किसके लिए बच्चों, डिस्क के लिए। उसको इस तरह पढ़ोगे आप लोग 1 + k² बाय r²। यहाँ देखो आप k² बाय r², है ना, कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको लिखना इस तरह से अपन को 1/2 होल डिवाइड बाय, इसको फिर से रूट में लेता हूँ मैं और ये हो जाएगा 1 +, है ना, इसका k² बाय r² कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपके पास 2/5। ऑन फर्दर सॉल्विंग यू विल गेट टू नो, ये हो जाएगा 3/2 ऊपर की तरफ 3/2 और नीचे मिल रहा है अपन को सीधा सीधा 5 और 2 हो जाएगा 7/5। ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों T1/T2, है ना, रूट के अंदर मिल जाएगा, ऊपर दिख रहा है अपन को 15 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 14, है ना, ये यहाँ जाएगा और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या मिल रहा है कि जो T1 होगा ना वो स्लाइटली क्या होगा, ज़्यादा ही है अपन से T2 से, विच मीन्स ये टर्म कैसी है, स्मॉल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका स्फीयर होगा ना बच्चों, है ना, स्फीयर क्या होगा, पहले बॉटम पे आएगा। तो स्फीयर विल बी द फर्स्ट टू रीच बॉटम। तो ऑप्शन क्या मार्क करोगे आप लोग, डी। पेपर में आता है तो यहाँ से चालू करेंगे, पुरानी थ्योरी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। टाइम पीरियड डिपेंड करता है रूट के अंदर 1 + k² बाय r² के एक्सप्रेशन को। राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 8 देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, है ना, एक ऐसे डिस्क हो अपने पास जिसके पास रेडियस कितना हो जाए बच्चों r है और मास कितना हो गया आपके पास m। एक सर्कुलर होल है जिसका डायमीटर r है ना, कुछ इस तरह से बात बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि यहाँ से यहाँ तक का बच्चों इसके पास बड़ी बड़ी डिस्क का रेडियस ही r है ना, और छोटे वाले डिस्क का क्या है, डायमीटर r है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। तो पुरानी वाली डिस्क का ना कंप्लीट डिस्क का मास कितना हो जाएगा m और इसका मास कितना हो जाएगा m डैश, है ना, अंदर वाले जो पार्ट है ना, हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट। इसका जो रिम है वो कॉर्नर और सेंटर से जाता है, इसको मैंने कट करके क्या कर रहा है, बाहर निकाल लिया, कट। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट वाले प्रॉब्लम से ऑब्वियसली जिन पे कॉमन एक्सिस होगा अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर।
मतलब एक्सिस यहाँ से चेंज नहीं करनी है, इसी एक्सिस पे क्या इनर्शिया बनेगा इन दोनों बॉडीज़ का वो निकालना है। तो फर्स्ट बॉडी ये हो जाएगा, सेकंड बॉडी ये हो जाएगा, इसको कट किया गया है, विच मीन्स आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, इनर्शिया नेट लिखना है और वो हो जाएगा फर्स्ट वाले का इनर्शिया माइनस कर देना है किसको, सेकंड वाले का इनर्शिया। याद रखें जब भी इनर्शिया सॉल्व किए जाते हैं तो हमेशा सारे इनर्शियाज क्या होते हैं, सेम एक्सिस पे लाके पढ़े जाते हैं, है ना, एक एक्सिस पे सेम इनर्शिया लाके पढ़े जाएंगे। विच मीन्स ये जो फर्स्ट वाली जो बॉडी है उसके लिए तो ये फर्स्ट सेंटर एक्सिस कहलाएगी, लेकिन सेकंड वाली जो बॉडी दिख रही है आपको, ये जो कट पोर्शन है, कट पोर्शन वाला जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ इनर्शिया पहले आप सेंटर पे निकालेंगे, फिर वहाँ से उसको आप इस तरह से शिफ्ट करेंगे और शिफ्टिंग की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r/2। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें तभी क्वेश्चन बन पाएगा अपन से, क्योंकि ये डिस्क दिया हुआ है, कंप्लीट मास m है और रेडियस कितना है r, तो आप यहाँ पे m डैश भी निकाल सकते हैं। m डैश निकालना बहुत सिंपल है, m डैश किसके रिस्पेक्ट में आएगा बच्चों, ये हो जाएगा m के रिस्पेक्ट में आ जाएगा और मास का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू एरिया और यहाँ पे भी हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि इस एरिया स्मॉल वाला लिखना है मुझे तो कैंसिल कर लेते हैं इसको। और ऊपर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे r/2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा r², विच मीन्स जो आपका इनसाइड वाला मास है वो ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका m/4। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान रखें, आगे भी इस्तेमाल होने वाला है ये, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, जो आपका स्मॉल डिस्क है, ठीक है। एक बार आप लोग को जब प्रॉब्लम समझ में आने लग जाएंगे तब वो डिरेक्ट भी कर पाएंगे। ये हाफ है तो हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, विच मीन इसका मास कितना हो जाएगा m/4, मतलब m डैश का मास है बच्चों m/4, ठीक है। तो I1 और I2 अपन को समझना है, तो पहले मैं आप लोगों को I2 बताता हूँ, बिकॉज I2 इज द स्मॉल पोर्शन और I2 में अपन लगाएंगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है उसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका एक्सप्रेशन होता है कि आपको सेंटर पे इनर्शिया पता होना चाहिए और बॉडी का मास होना चाहिए और कितना उसको आपने डिसलोकेट किया है, तो हो जाएगा d का स्क्वायर। तो ध्यान दो, इसकी बात चल रही है अभी, ठीक है। इस एक्सिस को कट करने के बाद और पुराने वाले जो आपके पास डिस्क है इन दोनों का यहाँ पर इनर्शिया नेट कितना आएगा, तो आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों m1 इनर्शिया 1 माइनस इनर्शिया 2 आना चाहिए, बिकॉज उसको रिमूव किया था आप लोगों ने। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट इट दैट, सबसे पहले आप I2 को स्टडी करेंगे। I2 का पहले मैं सेंटर पे लिख लेता हूँ आंसर। सेंटर बच्चों इसका आंसर होगा जो डिस्क है, डिस्क पे अगर सेंटर ऑफ मास से उसके कोई एक्सिस जाती है तो आंसर हो जाता है उसके पास 1/2, ठीक है। जो m का टर्म होता है वो यहाँ पे हो जाएगा m/4, क्योंकि इस बॉडी के मास की बात चल रही है, और उसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा r/2 उसका होल स्क्वायर। ये इस डिस्क का इस जगह पे रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिर यहाँ से आपने इसको शिफ्ट किया है पैरेलल एक्सिस के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे इससे रोटेट कर रहा होगा ये और इसको आपने शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर आए, तो हो जाएगा प्लस करते हैं अपन, जितना भी मास होता है वो हो जाएगा m/4 और डिस्टेंस कितना है बच्चों आपके पास r/2 और उसका भी क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने पे mr² तो अपन को मिल रहा है और यहाँ मिल जाएगा अपन को नीचे, ये हो जाएगा 416, नीचे आ रहा है बच्चों इसके पास 32 और mr² का टर्म है और यहाँ हो जाएगा 1 + 2 विच मीन्स 3/32 ऑफ mr²। उसको यहाँ रख देते हैं, अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखो जो नेट इनर्शिया का टर्म मिल रहा है, जो क्वेश्चन ने पूछा अपन से, एक एक्सिस जो सेंटर पास करती है, तो बड़ा वाला इनर्शिया कितना हो जाएगा, पुराना वाला इनर्शिया वो हो जाएगा सीधा सीधा 1/2, मास हो जाएगा m और रेडियस कितना है बच्चों r, माइनस ये हो जाएगा 3/32, इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ऑफ mr²। जब आप इसको एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो 16 - 3 का टर्म होगा वो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा mr²। बच्चों यही आपका आंसर है, ठीक है, नेट इनर्शिया 13/32। तो आंसर कौन सा होना चाहिए आपके पास, डी मार्क होना चाहिए। ऐसा कोई भी कट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिखना है और उस पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि आपको उन दोनों इनर्शिया को सेम एक्सिस पे लाकर पढ़ना होता है। सेम एक्सिस पे कैसे लेकर आते हैं, फर्स्ट वाली बॉडी का तो ऑलरेडी सेंटर पे मिल रहा है, सेकंड वाली को आपने बस क्या किया बच्चों, इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और शिफ्टिंग का डिस्टेंस कितना है r/2, जो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास r/2, इसको शिफ्ट किया। मास कितना है m/4, जो यहाँ पे अपन ने सॉल्व करा हुआ है, ओके। मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखो बच्चों, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है हमारे पास और रेडियस दिया हुआ है विच मीन्स 1/2 ऑफ मीटर। वो फ्री है और टर्न कर सकता है अपने एक्सिस पे और वो एक्सिस परपेंडिकुलर है अपने किसी प्लेन के ना, एंड दैट पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डिस्क आपको दी गई है
लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ सेंटर और यहाँ से इसके पास कुछ रेडियस दी गई है। इस पर्टिकुलर एक्सिस पे बच्चों इसको इस तरह रोटेट करते हुए पढ़ने को बोल रहा है आपसे, है ना, जस्ट फॉर अ रोटेशन, है ना, इस डिस्क के लिए। इसके पास कुछ मास दिया हुआ है, रेडियस का टर्म भी गिवन है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, है ना, टॉर्क होना, टाउ का टर्म दे रहा है यहाँ पे, और वो प्रोड्यूस करता है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियंस पर सेकेंड, विच मीन्स ये अल्फा का टर्म है बच्चों। आपको नेट एक्सेलरेशन बताना है मीटर पर सेकेंड में 2 सेकेंड के बाद, विच मीन्स टाइम का टर्म टी है, और यहाँ पे आप लोगों को एक्सेलरेशन की नेट वैल्यू पता करनी है। जब भी आपके पास रोटेशन पढ़ाया जाता है वहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन होता है ना, लीनियर एक्सेलरेशन की बात हो रही है बताइए, तो रूट के अंदर बच्चों ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ये दोनों टर्म क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लेट अस अज्यूम दैट अ पार्टिकल स्टेज लाइक दिस। लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। उस पार्टिकल पे अगर आपने यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड कराया तो इसके पास एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन बनेगा, वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा बच्चों, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा, और उसी के साथ अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंट। ये दोनों के दोनों एक्सेलरेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं इस तरह से तो यहाँ पे एक नेट एक्सेलरेशन मिलता है, और वही नेट एक्सेलरेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। when two physical quantities acts perpendicular, तो आपका ये एक्सप्रेशन बनता है। रेडियल वाला ए ऑफ सी होता है जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, उसको अपन ओमेगा स्क्वायर आर से पढ़ते हैं, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों अल्फा इंटू आर। तो यहाँ पे तो ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं अपन को, देखो अल्फा भी दिया है और आर का टर्म भी दिया हुआ है ना, ये आर का टर्म ही है बच्चों। टाइम की हेल्प से, है ना, और अल्फा की हेल्प से अपन ओमेगा निकाल लेते हैं, देन आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। सो इनिशियली ये रेस्ट पे रखा है, देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मतलब ओमेगा नॉट का टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा 0, टाइम कितना हो जाएगा 2, और आपको उससे ओमेगा मिल जाएगा। सो जैसे आपको पता होगा v बराबर कितना होता है u प्लस ए टी। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि सर ओमेगा आफ्टर 2 सेकेंड्स विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। अल्फा आपके पास बच्चों 2 है और टाइम भी हमारे पास कितना था 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 4, और ये रेडियंस पर सेकेंड का टर्म होगा, ये अपना पार्शियल आंसर है। इस टर्म को अगर मैं ओमेगा स्क्वायर के जगह पे ए आर के साथ रख दूंगा तो मुझे आंसर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। सो आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन बनता है बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, उसका भी आपको स्क्वायर लेना है, और एटी की वैल्यू होती है अल्फा इंटू आर, आपको उसका भी स्क्वायर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर विच मीन्स 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 1/2, है ना, उसका स्क्वायर करना है, और ये अल्फा कितना हो जाएगा 2, आर हो जाएगा बच्चों आपका 1/2, और आपको उसका स्क्वायर लेना है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अल्फा का टर्म है, ये आर का टर्म है, रेडियस है ना, मीटर्स में लिख दिया है मैंने, तो यहाँ तो बच्चों 1 आ रहा है, ये 16 और हाफ कितना हो जाएगा 8 बचेगा, तो अंदर सिर्फ मिल रहा है मुझे 64 + 1 विच शुड बी अंडर रूट ऑफ 65, मतलब क्लोज किसके आएगा आंसर, ये 8 है ना, और आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों यही आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है कि आपको आंसर कहाँ निकाल कर देना है, अप्रॉक्सीमेटली। देखो यहाँ पूछा हुआ है द आंसर विच इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ऑप्शन नंबर सी आप मार्क करेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतनी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लगने वाला है, पहली बात तो। और ये तो हम सभी जानते हैं जब नेट एक्सेलरेशन पढ़ते हैं किसी भी रोटेटिंग बॉडी या पार्टिकल के लिए, है ना। ए ऑफ सी सेंटर पे एक्सेलरेशन लग रहा है, टेंजेंट पे लग रहा है, इन दोनों के एक्सप्रेशन सभी जानते हैं, उनको इस्तेमाल करा है अपन ने और आंसर लाया है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रॉब्लम 10 देखते हैं। हमें बोल रहा है ये पॉइंट मासेज है m1 और m2, है ना, 2 मासेज है, ऑपोजिट एंड्स पे रखे हैं किसी रिजिड रॉड के जिसकी लेंथ l है ना। सो फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ पर है m1, ठीक है, और यहाँ बच्चों रखा है वो है m2, है ना, दोनों एंड्स पे, और जो नेट लेंथ है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी l। फिर बोल रहा है द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट। फिर द पोजिशन ऑफ पॉइंट P on the rod which should be passing so that the work required for rotating with angular velocity omega should be minimum। ये अपन से ये कह रहा है बच्चों कि जो पोजीशन कितनी होनी चाहिए आपकी x की, मतलब आपको x फाइंड करके देना है, जहाँ से अगर इस रॉड को ऐसा रोटेट कराया जाए ना इस पूरे सिस्टम को, तो आपके पास जो वर्क हो वो कैसा लगे, मिनिमम वर्क
डन एज मिनिमम, ठीक है, इज मिनिमम। तो सबसे पहले अपन वर्क डन के बारे में समझेंगे। तो वर्क डन एग्जैक्टली वही होगा जो आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये मान लो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगी। इनिशियली रेस्ट पर है तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल कर देनी है, ठीक है। एक बात तो एक शॉर्टकट आंसर भी मिल सकता है इसका कि अब डायग्राम को अगर ढंग से देखोगे ना तो यहाँ से x डिस्टेंस दी गई है और यहाँ से l माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज ये टोटल कितना है बच्चों, l है। तो अगर अपन x डिस्टेंस देख रहे हैं m1 पे बैठ के, मान लो ये आपका ऑब्जर्वर है, m1 पे बैठ के ये x डिस्टेंस देख रहा है और ये पॉइंट अगर आपका सेंटर ऑफ मास निकलता है तो x आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, विच मीन्स जो सामने वाला मास होता है वो लिखते हैं अपन विच इज m2 डिवाइड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू द नेट लेंथ। और बच्चों यही आपका आंसर होगा। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l। लेकिन इसको अपन को प्रॉपर रीजनिंग से भी सॉल्व करके देना होता है। जस्ट पे अटेंशन, में इसको बताता हूँ किस तरह और बता सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरी एक्सिस पे इनर्शिया कैलकुलेट करना होता है। वो इनर्शिया इन दोनों पॉइंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, राइट। तो मान लो अगर मैं इनर्शिया नेट का एक टर्म लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियसली होना चाहिए पॉइंट पार्टिकल के लिए कितना होता है, m इंटू आर स्क्वायर होता है। तो वो हो जाएगा m1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा m2 और उसकी लोकेशन कितनी है l माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट्स ऑल। और कुछ सोचना ही नहीं है अपन को। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो पूरी दुनिया जानती है, वो कितना होता है 1/2 I और ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। और ओमेगा नॉट बोला है क्वेश्चन में, देखो आप, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। तो जो आपको वर्क चाहिए था वो वर्क बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल था और उसका एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1/2, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई नेट, ठीक है, इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब अगर अपन से बोलते हैं कि वर्क डन कैसा होना चाहिए, मिनिमम, वर्क इज मिनिमम, इसका ये मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन होगा ना वर्क का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बिकॉज ये एक्स की पोजीशन यहाँ से चेंज होती जा रही है, किसी ऐसी जगह पे अपन को पढ़ना है। ऑब्वियसली अगर अपन मास को सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करके पढ़ेंगे तो अपन को मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली ये बोल दिया कि सेंटर ऑफ मास वाला ही आपका आंसर होगा। लेकिन प्रॉपर प्रूफ करे बगैर ये आंसर अपना हाफ पार्शियली करेक्ट माना जाएगा। तो डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में बोलेंगे डेरिवेटिव इसका कितना होना चाहिए, 0 इन ऑर्डर फॉर दैट वैल्यू टू बी मिनिमम। ओके, सो मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको देखो आप सीधा सीधा, ये हो जाएगा d/dx, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन में कितना हो जाएगा 1/2, इनर्शिया की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों आपके पास m1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे m2 इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये पूरे एक्सप्रेशन को अपन को जीरो करना है। तो ये हाफ का जो टर्म है ओमेगा का स्क्वायर, इसको डायरेक्टली यहाँ भेज दो आप और डिफरेंशिएट कर डालो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू m1 इंटू एक्स, ठीक है, 2 इंटू m1 इंटू एक्स प्लस इसको आगे लेकर आएंगे अपन तो हो जाएगा 2 इंटू m2, ठीक है। और फिर हो जाएगा अपने पास सीधा सीधा l माइनस एक्स का टर्म। और अगर अपन देखें इसको ध्यान से तो 2 सामने आ रहा है, एक m का टर्म मिल रहा है, ये टर्म में से पावर क्या हुई 2 - 1 तो चली गई, लेकिन ये क्या है फंक्शन के अंदर और चीज़ें होंगी। तो क्या करोगे इसको आप अलग से फिर से डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, d/dx करोगे आप लोग l माइनस एक्स का। तो l तो लेंथ है, कॉन्स्टेंट है, तो आंसर कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ पे मुझे -1 लिखना चाहिए और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। 2 अगेन कॉमन करके पीछे कर सकते हो, तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों m1 इंटू एक्स, ये टर्म माइनस हो जाएगी माइनस ऑफ m2 इंटू एल माइनस एक्स, राइट। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे मिल जाएगा m1 इंटू एक्स माइनस ऑफ m2 इंटू एल माइनस ऑफ m2 इंटू एक्स, और ये इस पे लग के प्लस का कर देगा, ठीक है। फिर अपन को इसको और सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका सीधा सीधा m1 प्लस m2 इंटू एक्स और यहाँ हो जाएगा सीधा सीधा m2 इंटू एल विच इज गिविंग अस x का वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है m2 इंटू एल होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है। और ये एग्जैक्ट आंसर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये जो पोजीशन है वो किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास पे ऑब्वियसली वर्क कितना होगा, मिनिमम, ठीक है, बिकॉज द लेस एंड लेस वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू रोटेट द होल सिस्टम विद अ सर्टेन वेलोसिटी।
वहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेट करता है, ऐसा अपन अज्यूम करते हैं, मास वहाँ कंसंट्रेट करेगा तो इनर्शिया क्या कहलाएगा, वहाँ पे कम कहलाएगा, बिकॉज इनर्शिया ऑब्वियसली मास पे रिलेट करता है और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलेट करता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन वहाँ पे अपन को इनर्शिया कम मिल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म कम मिल रहा है रोटेशनल वाली, और उसकी वजह से अपन को जो वर्क है वो क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, राइट। तो इतना करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही थी एग्जाम हॉल में, आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर ये रहा हमारा आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।